कैसे हैं आप? आई होप आप पढ़ रहे होंगे। हम लोग जो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट के जैसा मैंने आपको बताया कि 5 जायंट्स हैं। 5 जायंट्स में से हम जो फर्स्ट जायंट है जो फ्री कंसेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, दैट वाज कोजन या धमकी, जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम उसका सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड जायंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो मतलब फ्री कंसेंट का जो आज सेकेंड एलिमेंट हम देखने जा रहे हैं वह है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है स्टूडेंट्स। जब एक डोमिनेंट पार्टी अपने इन्फ्लुएंस का गलत तरीके से यूज करती है, किस लिए? वीकर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसे कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखिए, व्हेन अ डोमिनेंट पार्टी मिसयूजेस हिज इन्फ्लुएंस to dominate the will of weaker party in a contract, that is known as undue influence। एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी पार्टी जो कि डोमिनेंट पोजीशन में है वह वीकर पार्टी के साथ में कुछ ऐसा करती है उसकी कंसेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाए, उसे कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखिए इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। अगर दो पार्टीज सेम लेवल पर हैं, उनके बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस स्थान नहीं ले सकता। अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन नॉट टेक प्लेस इफ बोथ द पार्टीज आर एट द सेम लेवल। इसके लिए ये आवश्यक है कि एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पर होनी चाहिए जबकि दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन पर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। केवल डोमिनेंट पोजीशन पर होना ही काफी नहीं है। यदि एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पर है, दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन पर है और डोमिनेंट पोजीशन पर होने वाली पार्टी अपनी पोजीशन का गलत उपयोग नहीं कर रही है, तो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस स्थान नहीं लेता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस टेक्स प्लेस व्हेन one party is dominant, another party is weaker, and the party who has a dominant position takes misuses his authority, his authority to influence the weaker party, जो कि हमने weaker party की बात की है। तीसरी बात बेटा, डोमिनेंट पार्टी मस्ट ऑब्टेन सम अनफेयर एडवांटेज। पहली बात, एक पार्टी डोमिनेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, डोमिनेंट पार्टी अपनी पोजीशन का गलत उपयोग करे। और तीसरी बात, गलत उपयोग करके डोमिनेंट पार्टी को किसी प्रकार का अनफेयर एडवांटेज मिला हो। यदि डोमिनेंट पार्टी को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिला है उस कॉन्ट्रैक्ट में वीकर पार्टी से, तो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस विल नॉट टेक प्लेस। तो आपको ये क्लियर हुए तीनों पॉइंट्स। वन पार्टी मस्ट बी डोमिनेंट पार्टी मस्ट use its position, and the third thing is by using position dominant party must have earned some kind of unfair advantage। अगर ये तीनों एलिमेंट्स हैं, अगर ये तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हम मानेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज टेकन प्लेस। अनड्यू इन्फ्लुएंस बेटा एक तरीके से मॉरल कोजन है। जैसे आपने कोजन में पढ़ा धमकी, जिसमें कि फिजिकल है, मार पिटाई, घर में कुछ तोड़ फोड़ कर देना, कुछ किसी को उठा लेना, इस प्रकार के कार्य किसमें किए जाते हैं? कोजन में। जबकि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है ये एक तरीके से मॉरल कोजन है। एक मैं आपको बिल्कुल आपके लेवल पे एक लेमैन लैंग्वेज में आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैं आपकी स्कूल टीचर हूँ और मुझे आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स देने हैं, और मैं आपसे कहती हूँ कि है ना, हाँ बेटा तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आओगे तभी मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार्क्स नहीं दूंगी। तो आप ये सोचोगे कि ओहो, इन मैम के पास ट्यूशन पढ़ने जाना पड़ेगा। तो एक तरीके से मैंने आप पर किस प्रकार का इन्फ्लुएंस किया? अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ माय पोजीशन, कि मैं आपकी टीचर हूँ और मेरे हाथ में आपके कुछ मार्क्स हैं, तो मैं आपको तभी वो मार्क्स दूंगी जब आप मेरे पास पढ़ने आएंगे या किसी और तरीके का बेनिफिट मैं आपसे
चाहती हूँ। तो इस तरीके के जब कॉन्ट्रैक्ट में स्टेजेस आती हैं तो उन्हें कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब जब हम बार बार बात कर रहे हैं बेटा कि एक पार्टी डोमिनेंट और एक पार्टी वीकर होनी चाहिए, तो डोमिनेंट पार्टी हम कहते किसे हैं? तो जब हम डोमिनेंट पार्टी की बात करते हैं तो 3 तरीके की पार्टीज हैं जो कि डोमिनेंट पोजीशन में है। फर्स्ट है रियल या एपरेंट अथॉरिटी। जो रियल है, जो दिखता है, जो विजिबल है, जो रियली और विजिबली वी कैन सी दैट वन पार्टी हैज अ डोमिनेंट पोजीशन, अनदर पार्टी हैज अ वीकर पोजीशन। जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड असेसी, द पर्सन हु पेज द टैक्स एंड इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इसमें हमें पता लगता है कि रियल अथॉरिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर। पुलिसमैन एंड क्रिमिनल, सो द रियल अथॉरिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ पुलिसमैन। तो जब इस तरीके की कोई अथॉरिटी हो जिसमें हायर या डोमिनेंट अथॉरिटी वाला पर्सन वीकर अथॉरिटी वाले पर्सन से अपने मन से कोई बात कहलवाना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट में अपनी इच्छा से कोई काम करवाना चाहता है जिसके लिए वीकर पार्टी बहुत ज्यादा अग्री नहीं है, तो उसे किस प्रकार की अथॉरिटी कहेंगे? रियल या एपरेंट अथॉरिटी। जबकि कुछ ऐसी अथॉरिटीज है बेटा जो कि रियल नहीं है बट फिड्यूशरी, मतलब हम एक काल्पनिक रूप में मानकर चलते हैं कि ये पार्टी डोमिनेंट है और ये पार्टी वीकर है। जैसे कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑल्दो देयर इज नो सच काइंड ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, बट स्टिल जब तक बच्चे जो है वो डिपेंडेंट हैं पेरेंट्स पर, तो पेरेंट्स की अथॉरिटी हम फिड्यूशरी मानकर चलते हैं। उसी प्रकार से लवर एंड बिलवेड, उसी प्रकार से जो सबसे मेजर एग्जाम्पल आजकल हम बहुत सुनने को मिलता है हमें, जो स्पिरिचुअल गुरु एंड जो भक्त हैं, जो फॉलोअर हैं। तो स्पिरिचुअल गुरु, मान लीजिए आपके कोई बाबा जी हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं और आप उनके भक्त हैं, आप उनके फॉलोअर हैं, तो उस केस में भी जो बाबा जी की जो पोजीशन है वो डोमिनेंट पोजीशन मानी जाएगी। ऐसा एक रियल केस भी है जहां पर एक भक्त ने, वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं आजकल बाबा जी के, लेकिन इस केस में एक भक्त ने अपने जो जिनको वो फॉलो करते थे, स्पिरिचुअल गुरु थे उनके, उनसे कहा कि बाबा जी मैं ये जीवन चक्र से मुक्ति चाहता हूँ, मैं मोक्ष की प्राप्ति चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि सबसे पहले तो तुम्हारे नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब तुम्हें मेरे नाम कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे नाम पे जब कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से, और उस व्यक्ति ने इतना ज्यादा वो इन्फ्लुएंस में था बाबा जी के कि ऐसा कर दिया। तो इस तरीके के जब इन्फ्लुएंस होते हैं तो उसे कहा जाता है फिड्यूशरी अथॉरिटी, जिसमें रियल या एपरेंट अथॉरिटी तो नहीं है, परंतु उनका रिलेशन ऐसा है उन दो पार्टीज का कि फिड्यूशरी तौर पर एक व्यक्ति को डोमिनेंट और एक पार्टी को वीकर माना गया है। एंड द थर्ड थिंग इज पर्सन्स अंडर मेंटल और बॉडीली स्ट्रेस। ऐसे लोग जो बहुत समय से बीमार हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, या फिर किसी ऐसी परेशानी में है, बॉडीली या मेंटली किसी तरीके के स्ट्रेस में है, बेड रिडन है, और उनको जो व्यक्ति उनकी देखभाल कर रहा है, जो उनकी सेवा कर रहा है, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, देखभाल कर रहा है, उसे कोई बेनिफिट मिलता है और बाद में यह व्यक्ति कहता है कि इसने अनड्यू एडवांटेज उठाया है, तो भी इसे माना जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो मेंटल और बॉडीली स्ट्रेस में हैं उन पर भी देखभाल करने वालों का अनड्यू इन्फ्लुएंस माना गया है। जैसे कि एक लेडी बहुत बीमार थी और देयर वाज सम पर्सन, कोई अटेंडेंट थे जो उस लेडी की सेवा कर रहे थे। उन जो पर्सन, जो लेडी थी, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के नाम कर दी, लेकिन कुछ समय के बाद जब वे लेडी ठीक हो गई तो उन्होंने यह कोर्ट में रिट लगाया कि जो यह पर्सन है, जो अटेंडेंट है, जो मेरी सेवा कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, इन्होंने उस समय, जिस समय मैं बहुत ज्यादा बॉडीली स्ट्रेस में थी, तो इन्फ्लुएंस करके मुझे, सिंस ही वाज टेकिंग केयर ऑफ मी, मुझे इन्फ्लुएंस करके मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। तो यह भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक फैक्टर हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो 3 पार्टीज हैं, इन्हें हम डोमिनेंट पोजीशन में मानते हैं। अब बात हुई कि इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो सेम एज कोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट भी यही है कि द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable. Voidable because it is
void at the wish of one party, while the another party, if they like, they can continue with the contract. So the contract is voidable, same as it was there in the case of कोजन। तो जो है voidable हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और उसके अलावा अब ये बात रही कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, किसे प्रूफ करना होगा कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया गया था, मैंने जबरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, अपनी इच्छा से नहीं किया है, या फिर जो दूसरा व्यक्ति है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा। तो यूजुअली बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के पास होता है जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करना चाहता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, उसे ये प्रूव करना होगा कि वेदर अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज यूज्ड और नॉट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने पढ़ा अबाउट द सेकंड जायंट विच इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। थर्ड पॉइंट है, जो हमारा थर्ड जायंट है, वो है फ्रॉड या धोखा। अब धोखा क्या है बेटा? फ्रॉड इज एनी इंटेंशनल, देखिए ये आप बात ध्यान रखिएगा कि फ्रॉड इज इंटेंशनल, मतलब जानबूझकर, इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन, या तो गलत प्रेजेंट किया गया है इंटेंशन से, या फिर कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। सबसे बड़ी बात देखिए, कंसीलमेंट छुपाना, और कौन सा फैक्ट छुपाना? मटेरियल फैक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो एक मेजर जो मटेरियल फैक्ट है, अगर उसे या तो छुपाया गया है या फिर मिस रिप्रेजेंट किया गया है, और वो भी कैसे? इंटेंशनली, सोचकर, विचार कर, प्लानिंग करके, इंटेंशन के साथ यदि कॉन्ट्रैक्ट के मटेरियल फैक्ट को गलत प्रेजेंट किया गया या छुपाया गया है, किस लिए? ताकि दूसरी पार्टी को आप इंड्यूस कर सके टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने के लिए किसी मटेरियल फैक्ट को छुपाते हैं या गलत बताते हैं, तो उसे कहा जाएगा फ्रॉड। और ये कैसा होना चाहिए? इंटेंशनल। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की साड़ियों की दुकान है और उसे पता है कि जो एक पर्टिकुलर काइंड की साड़ी है वो प्योर सिल्क की साड़ी नहीं है। ऐसे में एक महिला वहाँ पे साड़ी खरीदने आती है और कहती है कि भैया ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, क्या ये प्योर सिल्क की है? हालांकि उस व्यक्ति को पता है, दुकानदार को पता है कि यह साड़ी प्योर सिल्क की नहीं है, परंतु चूंकि वह साड़ी बेचना चाहता है तो वो क्या कह देगा महिला को? ये कह देंगे कि हाँ ये साड़ी जो है वह प्योर सिल्क की है। और ऐसा सुनने के बाद ही वह महिला जो है उस साड़ी को खरीद लेती है। तो ये जानबूझकर, इंटेंशनल आपने क्या किया? मिस रिप्रेजेंटेशन किया। और वो भी कैसे फैक्ट का? मटेरियल फैक्ट। क्योंकि जब हम कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो कपड़े की क्वालिटी क्या है या कपड़े का मटेरियल क्या है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर कोई छोटा फैक्ट है, छोटा फैक्ट मतलब जो बहुत ज्यादा मेजर फैक्ट नहीं है, मान लीजिए एक लड़का लड़की देखने के लिए जाता है और वह ये अज्यूम कर रहा है या उसे ये बताया गया है कि लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है। ऐसे में यदि वह लड़की 5वीं फेल है तो यह तो मटेरियल फैक्ट है, क्योंकि बताया क्या गया कि पोस्ट ग्रेजुएट है। तो यदि छुपाया गया या झूठ बताया गया तो दैट इज अ मटेरियल फैक्ट जिसे हम फ्रॉड कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि लड़की को चश्मा लगा हुआ है या लड़की को खाना बनाना नहीं आता है, तो वाई शुड ओनली गर्ल नो हाउ टू कुक, और बॉयज शुड ऑल्सो नो। सो दैट मीन्स दैट इज नॉट अ मटेरियल फैक्ट। अगर इस बात को छुपाया गया कि लड़की को चश्मा लगा हुआ है या लड़की को खाना बनाना नहीं आता है, तो दैट इज नॉट अ मटेरियल फैक्ट। तो मटेरियल फैक्ट यानी जो मेजर वजह है जिसकी वजह से द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू टेक प्लेस, अगर ऐसे फैक्ट को या तो छुपाया जाए या गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाए इंटेंशनली, दैट इज नोन एज फ्रॉड। अब फ्रॉड के एलिमेंट्स देखिए। द पार्टीज, फ्रॉड की पार्टीज कौन होनी चाहिए? फ्रॉड की पार्टीज में पार्टी और एन एजेंट। स्ट्रेंजर कैन नॉट बी अ पार्टी ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के लिए हम किसी भी स्ट्रेंजर को पार्टी नहीं मान सकते और दोषी नहीं मान सकते। मान लीजिए कि मैं एक दुकान पर एक क्रीम खरीदने के लिए जाती हूँ और मैं उस दुकानदार से कहती हूँ कि भैया ये क्रीम कैसी है, और दुकानदार कहते हैं कि
बहुत अच्छी है मैम, इसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं इस क्रीम के। मेरे साथ ही में कोई और कस्टमर खड़े हैं जो कुछ और खरीद रहे हैं, वह कस्टमर इस क्रीम को यूज कर चुके हैं और वे जानते हैं कि इस क्रीम का फीडबैक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इससे स्किन खराब हो जाती है। लेकिन वे कौन है इस कॉन्ट्रैक्ट में? ही इज अ स्ट्रेंजर। इसलिए यदि वह इस बात को मुझसे छुपाते हैं, कंसील करते हैं, तो वह फ्रॉड नहीं कहलाएगा, क्योंकि इन दिस केस, इन दिस इंसिडेंट, that person, that second customer is the stranger to the contract. He is not the party to the contract. तो contract में party either party himself या फिर agent, यही पार्टीज होनी चाहिए। सेकेंडली फ्रॉड्यूलेंट एक्ट्स। अब फ्रॉड्यूलेंट एक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? फ्रॉड्यूलेंट एक्ट कोई फॉल्स स्टेटमेंट हो सकती है, झूठी स्टेटमेंट, फ्रॉड स्टेटमेंट, जिसमें झूठ कहा जाए कि हाँ ये तो बिल्कुल देसी घी है, ये तो बिल्कुल हमने हमारे जो गौशाला है वहाँ से गाय से जो दूध आता है उससे ही हमने ये घी बनाया है। तो कोई फ्रॉड स्टेटमेंट दी जाए जबकि बोलने वाले को यह बात पता है कि यह सच्चाई नहीं है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, आपने झूठ बोला नहीं लेकिन आपने सच्चाई को छुपाया। आप कुछ जानते हैं कि यह सच्चाई है। मान लीजिए कि है ना, आप लड़की देखने के लिए जाते हैं और आपको पता है जो लड़का है जो लड़की देखने के लिए जा रहा है, ही इज नॉट द बायोलॉजिकल सन ऑफ पेरेंट्स जिसके साथ वो जा रहा है, वो अडॉप्टेड सन है। यह बात आपने छुपाई, कंसील की, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड। तो आपको या तो किसी बात को गलत बताना या फिर सच्चाई को छुपाना। उसके बाद प्रॉमिस नॉट इंटेंडेड टू परफॉर्म। कुछ लड़के लड़कियों से विवाह कर लेते हैं उनकी प्रॉपर्टी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, लेकिन उनका ये इंटेंशन नहीं होता कि हमें इस शादी को एक्चुअली एक्सेप्ट करना है या मानना है कि ये शादी है। तो ऐसा प्रॉमिस जो आपने कर दिया लेकिन आपको पता है कि आप यह प्रॉमिस पूरा करना नहीं चाहते हैं, आपका ये प्रॉमिस पूरा करने का इरादा नहीं है, ऐसे promises which are not intended to perform, they also comes under the category of fraud. Then any other act to deceive, और कोई भी धोखा देने का, डिसीव करने का, आप किसी को कोई काम करते हैं, आपने दादाजी का चश्मा छुपा दिया, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और उसके बाद कहा कि दादाजी मेरे स्कूल से कोई डॉक्यूमेंट आया, आप इसे साइन कर दीजिए, जबकि आप असल में दादाजी से क्या साइन करवा रहे हैं? आप उनकी पावर ऑफ अटर्नी या उनका बैंक लॉकर ऑपरेट करने के लिए जो परमिशन है वो आप साइन करवा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें आप दूसरे को धोखा देते हैं वह भी फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। देन इंटेंशन टू डिसीव, अगर आपका इंटेंशन किसी को धोखा देना नहीं था और आपने अपनी केवल अननोइंगनेस की वजह से कि आप किसी बात को नहीं जानते थे, इनोसेंस की वजह से आपने कोई बात गलत कह दी है, तो दैट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब आपका इंटेंशन दूसरे को धोखा देने का होना चाहिए। Act must have been deceived, I mean the person must have been deceived, उस एक्ट की वजह से उस पर्सन के साथ कोई धोखा हुआ हो, तभी फ्रॉड का केस बन सकता है जब जो देने वाला व्यक्ति है उसका इरादा हो धोखा देने का और जिस व्यक्ति को दिया गया है उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ हो, उस एक्ट की वजह से उस व्यक्ति के साथ धोखा हुआ हो और उसे किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो, मतलब धोखा खाने वाले व्यक्ति को धोखा देने वाले व्यक्ति की वजह से या इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी प्रकार का कोई सफरिंग, कोई नुकसान हुआ हो, तभी उस एक्ट को हम फ्रॉड की कैटेगरी में लेंगे। Students, there is one more topic in fraud which is silence as fraud. Whether you consider silence as fraud or not. मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई बात मुझे पता है और आई एम अ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट but I remain silent about that fact. I do not tell it. So whether it is fraud or not, I am silent. I have not spoken anything. I have not misrepresented anything. So whether silence is a fraud? So usually silence is not considered as fraud in usual cases. But in two cases silence is also treated as
फ्रॉड। जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिया कि मैं क्रीम खरीदने चाहती हूँ और वह क्रीम खराब है, दूसरा कस्टमर जो वहाँ खड़ा है वह जानता है कि यह क्रीम खराब है, बट ही रिमेन्ड साइलेंट, ही डिड नॉट टेल इट टू मी, बट दैट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड। लेकिन किसी किसी केस में साइलेंस इज ट्रीटेड एज फ्रॉड। सो व्हाट आर दीज कैटेगरीज? सो देयर आर टू केसेस व्हेन साइलेंस इज आल्सो ट्रीटेड एज fraud. First is when it is the duty of a person to speak. In this case, the customer was a stranger and he did not have a duty to speak. लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन की ड्यूटी है बोलना और उस केस में वह साइलेंट रहता है, so that will be treated as fraud. और दूसरी बात यह है कि साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच व्हेन समटाइम्स साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, इन दैट केस इफ अ पर्सन इज साइलेंट दैट विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। मैं आपको दोनों के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट थिंग इज साइलेंस विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड व्हेन इट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक। जब बोलना एक पर्सन की ड्यूटी है और फिर भी वह नहीं बोलता, चुप रहता है, that will be treated as fraud. ऐसे केसेस कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि गुड फेथ के हैं। जैसे आप बताइए, आपने कहाँ गुड फेथ पढ़ा है बच्चों? आप लोगों ने 12th में पढ़ा है गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इंश्योरेंस। ऐसे और कई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि गुड फेथ के हैं। When there is a contract between insurer and insured, it is expected that insured must tell everything to the insurer. मान लीजिए वो हेल्थ इंश्योरेंस है तो इंश्योर्ड को अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी जो पास्ट हिस्ट्री है अपनी हेल्थ की, उसके बारे में सब बता देना चाहिए। उसी तरीके से इंश्योरर को भी उस पॉलिसी से रिलेटेड कोई हिडन चार्जेस हैं या और कोई भी रूल्स हैं तो वह इंश्योर्ड को बता देने चाहिए। सो दैट मीन्स व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, ऐसे में अगर कोई चुप रह जाता है, इफ इंश्योरर और इंश्योर्ड ईदर ऑफ द पार्टीज इज साइलेंट, इट विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। तो क्योंकि इस केस में इनकी ड्यूटी है बोलने की। सेकेंडली, किस केस में ड्यूटी है? पार्टनरशिप। आपको पता है पार्टनरशिप दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वे एक दूसरे के एजेंट भी हैं। दे आर प्रिंसिपल फॉर देमसेल्व्स एंड दे आर एजेंट फॉर अदर्स। दैट मीन्स दे डू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप के केस में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से यदि कुछ छुपाता है या चुप रहता है, साइलेंट रहता है, तो दैट साइलेंस विल बी ट्रीटेड एज fraud, because in the case of partnership it is the duty of the partners to speak. तो ये पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वे बिजनेस से संबंधित हर बात दूसरे पार्टनर्स को बताएं। देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जब आपकी मैं गारंटी लेती हूँ, मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से और आपकी मैं गारंटी लेती हूँ, ऐसे में आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हमारे बीच गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको मुझे अपने साथ जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है या और दूसरी प्रॉब्लम है वो मुझे बतानी पड़ेगी। If anything which is related to a contract and I am your guarantor and you do not tell it to me, that will come under the category of fraud. तो ऐसे केस में आपको चुप नहीं रहना है। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं वह आपको गारंटर को बताना जरूरी है। सेम वे, चेंज इन द फैक्ट बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो, कंप्लीट हो, उससे पहले ही देयर इज सम चेंज, कोई भी चेंज हो गया उसमें, उस मटेरियल में जो हम आप एक दूसरे को बेच रहे हैं उस मटेरियल में कोई चेंज हो गया या किसी भी प्रकार के चेंजेस आ गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि बताना जरूरी है क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हुआ है। तो बिफोर कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ देयर इज एनी चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज टू बी टोल्ड। अगर ऐसे में चुप रहा जाता है तो वो साइलेंस फ्रॉड के बराबर माना जाएगा। जब तक मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है, मान लीजिए आप मुझे घड़ी बेचना चाह रहे हैं परसों, लेकिन कल आपकी वह घड़ी जोर से गिर जाती है, तो जब आप मुझे वह घड़ी परसों देंगे तो आप मुझे बता देंगे कि कल यह गिर गई थी। तो
इस तरीके से अगर उसमें किसी तरीके का कोई नुकसान हुआ है तो वह मेरी नॉलेज में आना चाहिए, क्योंकि यह नुकसान तब तक नहीं हुआ था जब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था। तो बिफोर कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ चेंज इट मस्ट बी ब्रॉट इनटू माय नोटिस, अदरवाइज दैट साइलेंस विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। कस्टम्स एंड यूजेजेस, देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एज पर कस्टम बोलना ज़रूरी है, जैसे कि अगर आप डिओड्रेंट यूज़ कर रहे हैं या आप कोई मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ होगा कि पॉइजनस है या इन्फ्लेमेबल है, या कोई ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, इन पर कोई भी स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी होनी ज़रूरी है, ये कस्टम है। तो ऐसे में यदि चुप रह जाती है कंपनी, नहीं बोलती है, दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज फ्रॉड बिकॉज ऑफ कस्टम। मेडिसिन्स, ड्रग्स, इन्फ्लेमेबल आइटम्स, इन पर आपको बताना ज़रूरी है कि इससे किस प्रकार का खतरा यूज़ करने वाले को हो सकता है। एंड देन लेटेंट डिफेक्ट, कभी कभी प्रोडक्ट में कोई ऐसा डिफेक्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता और जब हम फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट को देखते हैं तो वह पकड़ में नहीं आता, दैट इज़ अ वेरी माइन्यूट डिफेक्ट, बहुत लेटेंट डिफेक्ट है। लेटेंट डिफेक्ट के केस में अगर व्यक्ति चुप रह जाता है बेचने वाला तो उस साइलेंस को भी फ्रॉड माना जाएगा। मान लीजिए मैं कोई फुटवेयर खरीदने गई हूँ और मुझे कोई डिफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक छोटा सा डिफेक्ट है कि कहीं पर जहाँ पर उसका सोल है वहाँ पर एक छोटा सा उसमें कोई छेद है या किसी प्रकार का और कोई भी उसमें प्रॉब्लम है, तो यह बात मुझे बेचने वाले व्यक्ति को यानी कि शॉपकीपर को मुझे बतानी होगी, क्योंकि ऐसे में लेटेंट डिफेक्ट के केस में इफ he is silent then his silence will be treated as fraud। इस तरीके के कुछ केसेस हैं जहां पर बोलना ड्यूटी है, जहां बोलना ड्यूटी है बेटा वहां कोई चुप रह जाए दैट इज फ्रॉड। जहां बोलना ड्यूटी नहीं है, कोई स्ट्रेंजर है उसका मुझे बताना ड्यूटी नहीं है, सो दैट इज नॉट फ्रॉड। मान लीजिए मैं किसी कोचिंग सेंटर में जाती हूँ, उस कोचिंग सेंटर में मैं तो विश्वास करके जाती हूँ कि बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन कोई दूसरे पेरेंट वहाँ खड़े हैं जो जानते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, केवल फीस लेकर बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर ऐसी बात है लेकिन वे पेरेंट मुझे नहीं बताते हैं, सो हिज साइलेंस विल नॉट बी treated as fraud because he has no duty to speak। So in the case the person has a duty to speak and he remains silent, then his silence will be treated as fraud। And the second point is silence equivalent to speech, जहां चुप रहने को स्पीच के बराबर माना जाए। मैं आपसे घोड़ा खरीदने आती हूँ, आप चुप हैं, मैं कहती हूँ आप चुप हैं, तो मैं आपकी चुप्पी से ये मान रही हूँ कि यह घोड़ा बिल्कुल स्वस्थ है। I am assuming with your silence that the horse is sound, he is of sound health, but वो horse sound health नहीं निकलता। In that case your silence will be treated as फ्रॉड, क्योंकि मैंने ये कहा कि मैं आपकी चुप्पी से यह मान रही हूँ कि जो प्रोडक्ट आप मुझे बेच रहे हैं वह बिल्कुल सही है। यदि वह प्रोडक्ट सही नहीं निकलता तो भी आप फ्रॉड के कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उस समय आपकी साइलेंस को ही मैंने माना क्या था, आपकी स्पीच माना था। तो इस केस में साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस, यूजुअल केसेस, साइलेंस इज नॉट ट्रीटेड एज फ्रॉड। और बेटा जो आप समझ रहे हैं लास्ट पॉइंट, इसका क्या इम्पैक्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड? द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable। Contract becomes voidable, that is valid on the wish of one party but void on the wish of another party। तो contract voidable हो जाता है। बेटा इस चैप्टर में जो फ्री कंसेंट चैप्टर है आपका, इसमें 5 जायंट्स हैं। We have already studied coercion, then undue influence and then third is fraud। 2 और ऐसे जायंट्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, misrepresentation and mistake। So for the completion of this chapter you will have to read 2 more giants, misrepresentation and mistake। So see you in the next class। Thank you, keep studying।